नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और एक खबर दिल्ली से है, जहां यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की दीपावली के अवसर पर पटाखों पर रोक के विरुद्ध दायर याचिका पर आज दूसरे दिन भी जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस A.S. उपान्ना की डबल बेंच में सुनवाई हुई। योग्य न्यायाधीशों की इस टिप्पणी पर न्यायालय ग्रीन पटाखों के विरुद्ध नहीं है, केवल जहरीले पटाखों के खिलाफ है। फ्रंट के अधिवक्ता AP सिंह ने अपनी दलील में कहा कि दिवाली खुशी मनाने का हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसे हम परिवार के साथ मनाते हैं। जहरीले पटाखे परिवार के साथ कैसे चला सकते हैं? श्री सिंह ने ग्रीन पटाखों की परिभाषा की कोर्ट से जाननी चाहिए। श्री सिंह ने दिवाली के ही मौके पर प्रदूषण नहीं फैलने की जोरदार वकालत करते हुए न्यायालय के समक्ष वर्ष 2018 और 19 में दिवाली के कुछ दिन पूर्व और दिवाली के बाद के प्रदूषण के दिल्ली के आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनमें कोई बड़ा अंतर नहीं था। श्री सिंह ने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश ने 2-2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी है। दिल्ली वालों के दिवाली पर पटाखे चलाने की छूट अवश्य मिलनी चाहिए। फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल, जिनकी ओर से याचिका दायर की गई है, ने बाद में पत्रकारों से कहा, इस संविधान की धारा 26 ख में स्पष्ट उल्लिखित है कि सभी धार्मिक संप्रदायों एवं पंथ अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने के अधिकारी हैं। इसका कोई व्यक्ति अथवा संस्था हनन नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 25 में हमें धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण एवं प्रचार करने का मूल अधिकार दिया गया है। दिवाली पर पटाखे छुड़ाना हमारे सदियों से चली आ रही है, धार्मिक परंपरा है। हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन न किया जाए। श्री गोयल ने दिल्ली सहित देश में पटाखों की खरीद पर एवं बिक्री पर लगाई गई असंवैधानिक रोक को हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कहा कि रोक अधिनियम 2008 का भी हनन है। अधिनियम 2008 के अध्याय 8 के तहत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जारीकरण, उसकी समाप्ति, निलंबन या रद्दीकरण की प्रक्रिया संबंधी नियम 99 से 119 को दरकिनार करके पटाखों की दुकानों को गैर कानूनी रूप से लाइसेंस जारी नहीं करके उन्हें बंद करना है। उन्होंने कहा कि इस देश के लाखों लोग का रोजगार छीन गया है। स्टार पुत्र आर्यन खान की रिहाई के समाचार पर की गई आतिशबाजी और बम फोड़ने पर प्रशासन की चुप्पी साधने पर भी श्री गोयल ने सवाल उठाया। बता दें कि विगत दिवस वे सर्वोच्च न्यायालय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की जीत पर राजधानी के विभिन्न भागों में पटाखों को फोड़ने और नववर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर पटाखों को फोड़ने की चर्चा करते हुए पूछा था कि उन पटाखों से खुशबू निकलती प्रशासन को प्रतीत होती है, जो दिवाली के ही दिन प्रदूषण बन जाते हैं। युवक कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा अतरौलिया विकासखंड के अंतर्गत राजा जी की बाग में 9 बजे सुबह लगभग ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने फीता काटकर क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच में हजारों की संख्या में प्रतिभाग करने आए। बता दें कि ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने बताया कि स्टेडियम के अभाव में यहाँ के बच्चों में प्रतिभाग करने के लिए बहुत ही कठिनाइयाँ होती हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में छुपी प्रतिभा दब जाती है। उन्होंने उद्घाटन मैच के संबोधन में ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अतरौलिया में एक भव्य और सुंदर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। आयोजक अनीश मौर्य ने बताया कि समयाभाव के चलते यह कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से नहीं कराया जा सका, जिसके लिए मुझे खेद है। आगे से जो भी आयोजन किए जाएंगे उसमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। ऐसा सुनाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। प्रतियोगिता हो रही है यहाँ अतरौलिया में, इसके बारे में ये प्रत्येक वर्ष ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। ये प्रदेश युवा विकास दल द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसमें 100 मीटर की दौड़ से लेकर के कबड्डी, वॉलीबॉल, गोला छेपण से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष भी हमारे BO साहब ने आयोजन किया है और मैं विगत 20-25 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम में भाग लेता हूं, लेकिन अब की हमारे क्षेत्र के नैनिहाल बच्चे जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ और इतनी भारी उत्साह में एकत्रित हुए हैं, इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और ये आयोजन खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो सर, ग्रामीण स्तर में अभी भी खिलाड़ी लोग को प्रतिभा लोग छुपे हुए हैं, क्या ये और नहीं होना चाहिए? एक साल भर में ही होना चाहिए, इसके बारे में? अभी तो एक ही साल में होता है, लेकिन अगर होना तो चाहिए। और चूंकि मैं लगातार जब भी इस आयोजन में गया तो यहाँ के इस प्रतिभाग से जो लड़के निकले
तो उनका जे इस क्षेत्र से बहुत पुराना सेवक होने के नाते जो लड़के निकले उनको यहीं बगल जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर चकचौबे गांव है। यादवेंद्र सोले नाम का एक लड़का था जिसका हम लोगों ने सैफई के स्टेडियम में एडमिशन कराया और खेल कूद के बदौलत ही ये इस समय वो उत्तर प्रदेश की सचिवालय में जो कमांडो लोग रहते हैं उसमें वो नौकरी कर रहा है। आयोजन अच्छा होना चाहिए और मैं जब भी इस तरह का आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, नहीं तो ये BOPRD के जवान इस बात के गवाह हैं कि जब भी मैं अपना संबोधन करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जिस स्तर पे भी नैनीहाल बच्चों के लिए जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी किसी स्टेडियम में एडमिशन के लिए, उनके खेल कूद में कहीं किसी चीज़ की आर्थिक कमी आएगी तो इस सेवक होने के नाते मैं लगातार उसको पूर्ण करने का लोगों को आश्वासन भी देता हूं और जो लड़का जिस रूप में मिलता है उसकी हर संभव मैं मदद भी करता हूं और आगे भी कोई मिलेगा तो उसकी मदद करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। ग्रामीण स्तर पे कितने ऐसे खेल मैदान हैं जहां पे लड़के प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हो? ऐसे मैदान होने भी चाहिए जो अपनी प्रतिभा यहाँ कैसे करेंगे? युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन मैच में हजारों की संख्या में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, जिसमें दौड़ के लिए ट्रैक पतला होने के कारण खिलाड़ी आपस में टकराकर गिर जा रहे थे और चोटिल भी हो रहे थे, जिसके लिए चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं की गई थी। वही खिलाड़ियों के पानी पीने की व्यवस्था न होने के कारण खिलाड़ियों में रोष दिखा। कबड्डी और कुश्ती आदि खेलों के लिए ग्राउंड में खास और नुकीली झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिसमें खिलाड़ियों के लिए प्रतिभाग करना बड़ा मुश्किल भरा कदम था। बता दें कि इस तरह के आयोजन के लिए ब्लॉक स्तरीय या तहसील स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराने के लिए खिलाड़ियों का एक हफ्ते पहले से ही लिस्ट बनाकर सूचित करना चाहिए। साथ ही साथ खेल मैदान की साफ सफाई तथा मानक के अनुरूप खेल का मैदान सुसज्जित कर लेना चाहिए, जिससे खिलाड़ी पूरे मनोयोग से अपना अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन यह मात्र कागजी कोरम पूरा करने के लिए इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजक द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं कराई गई थी और न ही ग्राउंड की साफ सफाई कराई गई थी। आइए सुनाते हैं कि खिलाड़ियों ने इस मामले में क्या कुछ कहा। आकाश निषाद, निवासी भवनाथपुर पचरी भगतपुर। कुश्ती खेलने आए ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में, ये मैदान के बारे में बताइए क्या है ये? मैदान सर वो ऐसा तो नहीं है जैसा चाहिए कुश्ती के लिए। तो ये कैसा है, क्या है इसके बारे में बताइए ना कुछ। ये इकड़ा फिकड़ा है सर, हाथ गोड़ भी टूट सकता है। तो इसके बारे में आपने कहीं बोला कि ये कैसे हो रहा है? वहाँ पर सर बोल रहे थे, उन लोगों को खुद समझ चाहिए कि कैसे करवा रहे हैं। बच्चों का हाथ गोड़ टूट सकता है। कुश्ती के लिए इसी तरीके से मैदान नहीं बनाए हैं? जी नहीं, जैसा चाहिए। रितेश पांडे सर, कहाँ निवासी? नरोत्तमपुर। ये आप यहाँ कबड्डी खेलने आए ब्लॉक स्तरीय में? हाँ सर, क्या कबड्डी। दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत ग्राउंड सर इतना खराब, क्या बताएं। अब यहाँ खेले टूट फूट जाए हाथ गोड़ तो क्या करेंगे हम, सब घर जाकर दवाई कराएं, इतना खराब ग्राउंड है सब। तो इसके लिए आपने कहीं पे आयोजक का किसी को बताया कि ग्राउंड सही नहीं है? बताएं सर, सबको PRD जवानों को बताएं, वहाँ जो थे सबको बताएं, लेकिन क्या बोले वो लोग? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। कहें क्या जैसे है वैसे काट ले चलो। तो ये गड्ढा गुड्डी में खेलेंगे क्या होगा आपको? क्या खेलेंगे, टूट जाएगा हाथ पैर, और क्या नहीं खेलेंगे। मेरा नाम मन्नू सिंह है, कहाँ निवासी? जमीन नंदना। क्या खेलते हैं आप? मैं कबड्डी खेलता हूँ। आज आप यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। जी। यहाँ कबड्डी ग्राउंड देख रहे हैं, गड्ढा, इसके बारे में बताइए। जी, हम लोग बहुत ही नाखुश हैं। हम लोगों के लिए बहुत गलत किया गया है। अब हम लोग कैसे अपना घर से बोल के सुबह से यहाँ पे आए 8 बजे से, अब इतनी प्रैक्टिस थी सब बेकार चली गई 1 साल की। अब अगली साल कहीं प्रतियोगिता होगी तो इतना। कबड्डी आप लोगों को खिलाया गया कि नहीं खिलाया गया? नहीं खिलाया गया है। क्या बोले हैं, खिलाया जाएगा कि नहीं? बोले हैं खिलाया जाएगा। इस मैदान पे खेलेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे अपना हम लोग। मतलब मैदान में अगर खेला जाएगा तो आपको चोट लग सकती है? चोट लग सकती है, बेकार हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा तो कहीं हम लोग रद्द हो जाएंगे एकदम। तो आप लोग क्या करेंगे, खेलेंगे? अगर खिलाएंगे तो खेलेंगे? तो हम लोग आए हैं खेलने के लिए, खेलेंगे ही, क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी की जिला कार्यालय पर अधिवक्ता सभा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव एडवोकेट के आगमन पर जिला अध्यक्ष रामपति सिंह यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जिला महासचिव अधिवक्ता सभा रामजीत यादव एडवोकेट ने किया। समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता सभा द्वारा संविधान बचाओ अभियान के तहत बैठक का उद्देश्य सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनवाना है। वक्ताओं ने भाजपा की जन विरोधी एवं संविधान विरोधी नीतियों, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार व लचर कानूनी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए भाजपा सरकार का सफाया कर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार स्थापित करने का संकल्प लिया। अपना परिचय बता दें। मैं प्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। आज क्या कार्यक्रम? ये संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का काम है। इस देश का संविधान बहुत गहरे संकट में है। वर्तमान सरकार और RSS जो इस सरकार को चला रही है,
ये दोनों मिल करके इस देश के संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं और इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहते हैं। और जिस मनुस्मृति के संविधान से दलित पिछड़े वर्ग को बहुत पीछे गर्त में ढकेल दिया जाएगा और समाज में बहुत गहरा संपर्क, बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और ये देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। इसलिए इस संविधान को, बाबा साहब के संविधान से ही इस देश की व्यवस्था बच सकती है, ये देश सुरक्षित रह सकता है। इसलिए उस संविधान को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अंदर समझ पैदा करने के लिए और संविधान के प्रति लोगों को जगाने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा चलाई जा रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। कब से यात्रा? ये यात्रा 31 अगस्त 2021 से चल रही है और आज 55वें जनपद में आजमगढ़ पहुँचे हैं। अभी लगभग 20 जनपद की यात्रा शेष है आज के बाद से, जो नवंबर माह में पूरी की जाएगी पूरी तरह से। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा वांछित वारंटी अपराधियों और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया राजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज तमाम पुलिस बल के साथ क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा 170-21 व धारा 363 IPC संबंधित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र सभाजीत यादव अपने घर पर पाया हुआ था। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में अंबेडकर नगर में कल यानी 31 अक्टूबर 2021 को स्थान शैलेंद्रालय बसखारी रोड अकबरपुर अंबेडकर नगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ में स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव स्मृति द्वार एवं नवनिर्मित प्याऊ भवन का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री व बार के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश में 3.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने भी कहा कि देश की आवाम को अगर न्याय दिलाना है तो जुडिशियली को फैसला त्वरित हो। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव स्मृति द्वार एवं नवनिर्मित प्याऊ भवन के लोकार्पण में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री का अधिवक्ताओं ने फूल मालाओं और मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से आजमगढ़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रदेश के विकास में भी आजमगढ़ का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र कायम करने में जुडिशियली का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी कहा कि देश भर में करीब 3.5 करोड़ केस लंबित हैं जो किसी के भी मन को विचलित कर देंगे। आगे क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं अनिल कुमार शास्त्री हूँ, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सुपुत्र और इसके अलावा मैं शिक्षाविद भी हूँ। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली का मैं अध्यक्ष हूँ और राजनीतिक स्तर पर मेरा संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं यहाँ आजमगढ़ आया हूँ। मैं सबसे पहले तो अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आजमगढ़ बार एसोसिएशन को, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है और यहाँ पे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी के नाम से एक गेट का निर्माण हुआ है, उसके उद्घाटन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। आजमगढ़ से बहुत पुराना रिश्ता है, सन 73 से, जब यहाँ की पुत्री मंजू श्रीवास्तव से मेरा विवाह हुआ और उसके बाद यहाँ आना जाना लगा रहा। आजमगढ़ की एक हमेशा से ख़ास बात रही है, यहाँ के लोग इतने मिलनसार और बहुत जानकार, और इसलिए मैं हमेशा इस मौके की तलाश करता हूँ कि आजमगढ़ आऊँ और यहाँ पे लोगों से मिलूँ। राजनीतिक स्तर पर भी आजमगढ़ का एक ख़ास स्थान हमेशा से रहा है और उत्तर प्रदेश के विकास में भी आजमगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में
लोकतंत्र अगर कायम है तो उसको कायम रखने में जुडिशरी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभिवक्ता गणों से यही गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो शक्ति उन्होंने लोकतंत्र को दी है, उस शक्ति को बनाए रखने के लिए, उस महत्व को बनाए रखने के लिए वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कार्य करें। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अभी भी जो न्याय होने में या जजमेंट करने में समय लगता है, उसके वजह से आज 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस सारे देश भर में हैं और ये किसी के मन को विचलित करता है, क्योंकि जैसा एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। न्याय अगर विलम्ब से मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो मान के चला जाता है कि वो न्याय नहीं मिला। तो और ये भी सुनने में आता है कि कॉलेजियम की तरफ से नाम भेजे जाते हैं केंद्र सरकार के पास और वहाँ पे भी बड़ा विलम्ब होता है। मैं समझता हूँ इस बात को ठीक करने के लिए